हेलो एवरीवन, टुडे इनकम टैक्स बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम जानकारी देंगे। और इससे पहले हम दो वीडियो आप लोग को दिए हैं, जो उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि टैक्स का जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तभी हम टैली में काम कर सकते हैं। जीएसटी के लिए कोई भी आता है तो जीएसटी सीखना चाहता है, सर हमको टैली सीखना है, उसमें जीएसटी सीखना है। तो टैली सीखने के लिए आपको टैक्स की जानकारी होना चाहिए। और मैं बता दूं कि दो वीडियो डाल दिया हूं, उसको देख लिया जाए प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इनकम टैक्स बेसिक इंफॉर्मेशन। पहले इसमें समझेंगे व्हाट इज ए इनकम टैक्स। इसके बाद प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझेंगे। इसका मैं फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग का एक वीडियो दे दिया हूँ, और उसको जाके देख लीजिए। अकाउंटिंग में है ये। फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इस बारे में जानेंगे। मतलब इनकम टैक्स जानने के लिए आप लोग को ये सब जानना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इनकम टैक्स पेयर कौन है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या, मतलब पैन नंबर क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है, सीबीडीटी के बारे में जानकारी होना चाहिए, इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में जानकारी होना चाहिए, एडवांस टैक्स क्या है, सेल्स असेसमेंट टैक्स क्या है। देखिए, हम टैक्स पेड करते हैं तो टैक्स के बारे में बताते हैं कि बता चुके हैं कि टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और कोई भी टैक्स पर काम करना होगा तो उसका कैलकुलेशन पहले करना होता है, तब उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके बाद रिटर्न फिलिंग करना पड़ता है, इसके बाद असेसमेंट होता है। तो ये सब के बारे में आप जानना ज़रूरी है। तो ये तो समझें, तो समझते हैं इनकम टैक्स क्या है। Income tax is a tax that governments impose on income generated by business and individual within their jurisdiction। कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स जो होता है, इनकम पर गवर्नमेंट लगाती है। आप बिजनेस से इनकम करें, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति को लग सकता है, बिजनेसमैन को लग सकता है, तो ये व्यक्ति को लगता है। और बाय लॉ टैक्स पेयर्स मस्ट फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली। कहने का मतलब है कि टैक्स पेयर जो होता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स, इनकम टैक्स जमा करता है इनकम पे, क्योंकि इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इनकम पर दिया जाता है। तो टैक्स पेयर जब टैक्स पेमेंट कर देता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न सालाना देना पड़ता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको पूरा विवरण देना पड़ता है कि कैसे आपका इनकम हुआ, कैसे उसमें टैक्स आया,
कैसे आप बैंक में जमा करवाएं पैसे etc, ये सब रिटर्न फाइल में पूरा ब्यौरा देना पड़ता है गवर्नमेंट। इनकम टैक्स आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि इनकम टैक्स जो है सरकार का आय का स्रोत है। दे आर यूज्ड टू फंड पब्लिक सर्विस, मतलब कि सरकार आपसे लेती है टैक्स के रूप में और वहीं पब्लिक में यूज करती है, जैसे रोड बनवा देना, हॉस्पिटल बनवा देना etc। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ये एक्ट जो इनकम टैक्स 1961 में लागू हुआ था, मतलब कि इनकम टैक्स इतना समझ जाइए कि इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, नो इनकम नो टैक्स, मोर इनकम मोर टैक्स, ज़्यादा इनकम करेंगे तो ज़्यादा टैक्स दीजिए, नहीं इनकम करेंगे तो नहीं टैक्स दीजिए। आपका इनकम आपका टैक्स, आपका इनकम है आप टैक्स पेमेंट कीजिए। इनकम टैक्स कैलकुलेशन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इनकम होता है, क्या क्या उसका हेडिंग होता है इनकम का, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स पर्सन को देना पड़ता है, व्यक्ति को, लेकिन कौन देंगे। लिखा है कि इनकम टैक्स इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम ऑन बाय पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ है कि इनकम टैक्स वो टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स इज द टैक्स विच इज लेविड, मैंने लगाया जाता है इनकम ऑन पर बाय पर्सन, पर्सन जो इनकम करता है उस पर लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब पर्सन की बात है तो यहाँ पर्सन के बारे में बताया गया है। पर्सन हु कैन अर्न, मैंने जो कमाता है वो पर्सन है, तो क्या वो टैक्स पे करता है? नहीं, जो टैक्स पे करता है उसको एक नया शब्द है एसएससी, एसएससी, एसएससी समझ जाइए, जो टैक्स पेयर होता है। कमाने को तो इंडिया में सब कमाते हैं, लेकिन सब कोई इनकम टैक्स जमा नहीं करता है। उसका रूल रेगुलेशन है, उसका लिमिटेशन है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अर्न करता है या 3 लाख से ज़्यादा अर्न करता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो पर्सन ही अर्न करता है, उसके अर्न पे इनकम टैक्स लगता है, लेकिन पर्सन वो होता है जो कमाता है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको एसएससी बोलते हैं, टैक्स पेयर को एसएससी बोलते हैं, ये बात याद रखिए। हाँ, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम, 2 तरह का इनकम होता है, एक रीगल इनकम होता है, एक टैक्सेबल इनकम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम पर्सन के बारे में बताए दो कि जो कमाता है वो पर्सन है, लेकिन हर पर्सन तो इनकम टैक्स नहीं देता। जो इनकम टैक्स पे करता है एसएससी है। उत्तर, देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम, रियल इनकम, एक होता है टैक्सेबल इनकम। अब रियल इनकम क्या है? रियल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम अर्न बाय पर्सन, मतलब कि ये जो इनकम होता है आप जो कमा रहे हो वो है अर्न इनकम, मतलब रियल इनकम। और जिस पर हम टैक्स देते हैं, जिस इनकम पर हम टैक्स देते हैं वो बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। कमाने को सब कोई कमाता है, क्लियर है? तो वो रियल इनकम हो गया। हम लोग जो कमाते हैं वो अर्न इनकम है, रियल इनकम है। लेकिन जिस पर टैक्स
जिस इनकम को हमको टैक्स देना होता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, इनकम ऑन विच टैक्स इज पेएबल, मतलब कि वैसा इनकम जिस पर टैक्स देना पड़े। आपको बता दें कि आदमी कितना भी कमा ले, जब तक वो इनकम टैक्स नहीं जमा करता है तो समझिए कि वो कमाता नहीं है, मतलब कि सरकार के नज़र में वो बहुत गरीब है। और गवर्नमेंट कोई भी चीज़ अपने आप थोपती नहीं है, लेकिन जो थोप देती है वो लेके रहती है, बस उसका कानून नियम बहुत कड़ा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो समझे इनकम टैक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम समझेंगे प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, क्योंकि इनकम टैक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये तीनों पहले समझ जाइए कि 12 मंथ का होता है और तीनों 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसका वीडियो हम फाइनेंशियल ईयर से अकाउंटिंग उद्देश्य को देख लीजिए, आपको ईयर के बारे में समझ में आ जाएगा। एक कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, ठीक है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं बिजनेस में फाइनेंशियल, तो ये प्रीवियस ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च को। सपोज दैट 2020 से 21, इसका मायने क्या हुआ कि 1/4/2020 से बिजनेस को स्टार्ट होता है तो वो एंड होगा 31/3/2021। तो ये 12 मंथ का ईयर होगा, ठीक है। तो ये 2020-21 लिखने से ये समझना चाहिए कि 1/4 से स्टार्ट हुआ है और 31/3 को बंद हो जाएगा, माने 20 और 21। तो हम लोग जो बिजनेस करते हैं फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, माने हम कमाते हैं, जो भी लेन देन परचेज सेल जो भी काम करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। जब सालों भर हम कमा लेते हैं, इनकम होता है इस बिजनेस से, तो अगले साल हम इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर बीत जाता है तो इसके बाद जो ईयर आता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट करना होता है कि आपने साल भर क्या कमाया, आज जो कमाए होते हैं उसका असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट को जमा करते हैं। तो असेसमेंट ईयर तो समझ गए, फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखिए, हम सालों भर कमाएं तो ये साल जब बीत जाएगा, अगले साल आएगा, तो इस साल को असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो असेसमेंट ईयर में जितना कमाए हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसी कैलकुलेशन पर इनकम टैक्स देंगे। तो ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं पीछे साल का, वो जो फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो ये पीछे साल का बोलते हैं प्रीवियस ईयर। माने फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है व्हेन कंप्लीट द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब ही कंप्लीट होता है फाइनेंशियल ईयर
तो हमारा हो जाता है क्या, प्रीवियस ईयर, मतलब कि उसको हम प्रीवियस ईयर से जानने लगते हैं जब कंप्लीट होता है। और टैक्स इज असेस्ड फॉर द इनकम ऑन प्रीवियस ईयर, मतलब टैक्स जो भी कैलकुलेशन किया जाता है, इनकम टैक्स का निकाला जाता है कि कितना हमको इन साल देना है। 2020 से 21 में जो 2020 से 21 में जो अर्न हुआ है पीछे साल प्रीवियस ईयर में, वो कितना देना होगा कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ तो ठीक है, टैक्स इज एसेट फॉर द इनकम ऑन प्रीवियस ईयर। तो इनकम टैक्स लास्ट डेट होता है 31 जुलाई, मतलब कि 31 जुलाई और ये पेनाल्टी, इसके बारे में समझना होगा आपको। देखिए, इनकम टैक्स तो हम समझ गए कि असेसमेंट ईयर में देते हैं। तो असेसमेंट ईयर के मतलब कि बीच, आधा महीना बीच में ही, मतलब कि जुलाई में तक आपको पैसा जमा कर देना है। मतलब 2020 से 21 में जो अर्न किए हैं तो इनकम टैक्स जमा कर देना है। अगर जमा नहीं करेंगे जुलाई तक तो आपको दंड लगेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। आपका जितना देना है उसका 1% आपको अलग से देना होगा, या इससे भी ज़्यादा आपको, मैंने पता 12% भी आपको देना पड़ जाएगा साल भर का। तो बहुत इसका कानून नियम है, अगर समय पर नहीं देते हैं तो आप फेरा में पड़ जाएंगे। तो इनकम टैक्स समय पर जमा करना चाहिए। तो ये कुछ बात, चलिए कुछ फिगर द्वारा इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के बारे में फिगर द्वारा बता रहे हैं। तो इनकम ऑन मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, मतलब जिस साल बिजनेस चलता है, कमाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, मतलब जिस प्रकार जो भी लेन देन करते हैं। तो इस साल जो भी इनकम करेंगे ये सालों भर, मान लीजिए कि 16 से 17 में हमने अर्न किया, तो 17 से 18 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। मतलब कि कैलकुलेशन करेंगे कि टैक्स कितना पेएबल होगा, कितना देना होगा। ये साल भर बिजनेस किए 16 से 17 में, तो 17 से 18 में हम इसको देंगे, लेकिन वो भी नीचे तक देंगे। टैक्स कितना पे करना वाला है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ईयर। असेसमेंट ईयर को डिटर्मिनेशन ईयर बोलते हैं, मतलब डिटरमाइन करते हैं। कंप्यूटेशन ईयर भी बोलते हैं, या निर्धारण वर्ष भी बोलते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो दूसरे साल में जाता है, तो असेसमेंट ईयर हो जाता है, और वही फाइनेंशियल ईयर हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम कुछ और बातें करते हैं। तो इसमें क्या है कि पीरियड दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 16 से 17, ठीक। और असाइनमेंट हो जाएगा 17 से 18। इसी तरह 1 अप्रैल 2017 से और 31 मई 2018 का पीरियड है, तो 2017-18 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, 18-19 हो जाए असेसमेंट ईयर। तो इस प्रकार ये है 1 अप्रैल 2018, 31 मई 2019, तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2018 से 19, असेसमेंट ईयर हो जाए 19 से 20।
लेकिन आप ये समझिए कि ये जो असेसमेंट ईयर में हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमको कितना इनकम टैक्स देना है, कितना अर्न किए इस साल क्या अर्न किए, इस साल उस अर्न का इनकम निकालते हैं। तो अब यही पीछे वाला साल फाइनेंशियल ईयर ही असेसमेंट प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो ये तीनों के बारे में डिफिनेशन दिया हुआ है कि फाइनेंशियल इज द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च द ईयर इन विच यू अर्न इनकम। मान ये ऐसा एथी होता है, क्या बोलते हैं, आपका ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम कमाते हैं, बिजनेस करते हैं। अब है असेसमेंट ईयर इज द ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आता है असेसमेंट ईयर कहलाता है। दिस इज द टाइम इन विच द इनकम अर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल इज असेस्ड एंड टैक्स्ड, मतलब कितना टैक्स देना है असेस किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। बोथ फाइनेंशियल एंड असेस्ड ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो तो पहले बता चुके हैं। प्रीवियस ईयर द ईयर इन विच इनकम इज ऑन, मान प्रीवियस ईयर क्या होता है कि मैंने जो कमा चुका है, कंप्लीट हो गया है फाइनेंशियल ईयर, तो वो द ईयर इन विच इनकम इज ऑन, मैंने अर्न हो गया है, इज नो एज प्रीवियस ईयर। तो ये तो समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और था डिटेल में इसको हम बढ़ाते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करता है। बजट मतलब क्या, हम इसके पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए थे, वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि देखिए, टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दूसरा से जुटा हुआ है। अगर आप एक भी गैप करके चलेंगे तो आपको आएंगे कि पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। ये बात दिमाग में डाल दीजिए, नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो समझिए कि टैली तो सीखेंगे लेकिन जीएसटी नहीं समझ में आएगा। तो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, आज फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया का, श्रीमती निर्मला सीतारमण। लास्ट डे ऑफ फरवरी 28 से 29 का जो भी है वो बजट पेश करती है। उस पर निर्णय लिया जाता है कि इनकम टैक्स का क्या रेट होगा। ठीक है, 12% है तो 15% कर दिया, मतलब कि जो भी बजट में पास हो जाएगा। तो ये 2019 से 20 में जो बजट पास हुआ फरवरी के लास्ट में, वो फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर ये भी कहलाता है कि जिस साल हम बिजनेस करते हैं उस साल क्या रेट से कौन टैक्स कटेगा, वो बजट में पास हो जाता है फरवरी में ही। मैं कहने को लास्ट फरवरी में ही, मतलब कि 1920 में हो जाता है। अब 20 से 21 में वो, तो इस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल बिजनेस करते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर। तो अलाउ फ्लो कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस ईयर लाइक टैक्स रेट, मतलब कि जो 19-20 में रेट फिक्स किया गया बजट में पास हुआ वो फ्लो करेगा फाइनेंशियल ईयर में। अब
फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है असेसमेंट ईयर, मतलब सालों भर फाइनेंशियल बिजनेस हो गया, कमा लिया। तो ये जो रेट तय हुआ है 19-20 में, 20-21 के लिए, उसी रेट से असेसमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब है माने कैलकुलेशन किया जाएगा टैक्स का, कि टोटल टैक्स का जितना इनकम हुआ है पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में, टोटल इनकम जितना हुआ है तो उस पे कैलकुलेशन किया जाएगा असेसमेंट ईयर में। मतलब कि ये साल फाइनेंशियल ईयर नहीं रह जाता है, अब प्रीवियस ईयर हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो असेसमेंट ईयर में हम ये काम करते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ इस फिगर के द्वारा कि हर साल बजट आता है, उस बजट को जो रेट फिक्स रहता है उसी रेट के आधार पर ऐसा असेसमेंट करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, फॉलो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर टू कैलकुलेट टैक्स, वही बात मैं बताया। अब है ITR फॉर्म फिल असेसमेंट ईयर। देखिए, जब हम टैक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं तब गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। इसके बाद एक ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो कहता है ऑल द गवर्नमेंट बजट पॉलिसी आर फॉर्मेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर। माने जो फाइनेंशियल ईयर में लेन देन के जो रेट से, उसी रेट से, उसी पॉलिसी से गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, कहने का मतलब है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट पॉलिसी आर फॉर्मेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स इज चार्ज, जो भी इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है टोटल इनकम पर, और अब प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का जो होता है सेटिंग बजट जो होता है वही चीज किया जाता है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग तो यहाँ पर देखें कि हम लोग जो अर्न किए, इसके बाद असेसमेंट ईयर में हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कि इस साल हम लोग बिजनेस किए तो फाइनेंशियल ईयर कहलाया। अब बीत गया ये साल, कमा लिया, तो अगले साल असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो इस असेसमेंट ईयर में क्या होता है ये बात हम बताएंगे, जो ये हुआ। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर लेते हैं, टोटल अर्न हो जाता है साल भर, तो असेसमेंट ईयर आता है। अब इस असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं वो ये बात करें कि ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर पहला काम होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर में अर्न हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाता है। टोटल टैक्सेबल इनकम मतलब जितना भी इनकम हुआ है वो उसको टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन किया जाता है जी। अब टैक्सेबल इनकम पर कैलकुलेशन हो गया तो अब उसको पेमेंट किया जाता है। कितना ड्यू है, ड्यू मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है। अब मान लीजिए कि हमको 10,000 या 5,000 1 लाख जो भी देना हो, मान लीजिए कि 10,000 हमारा इनकम टैक्स देना है। चलिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो जो बनेगा वो कैलकुलेशन का बनेगा। उसका भी कई को वीडियो बहुत बनेंगे, टैक्स का बहुत वीडियो मिलने वाले हैं। जीएसटी में भी मैं आप लोग को बहुत बताऊंगा। अभी टैक्स क्लियर कर रहा हूँ। तो हम ये बता रहे हैं कि असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करते हैं टोटल इनकम का, टैक्सेबल बनाते हैं। अब कितना टैक्स देना पड़ता है, मतलब लायबिलिटीज कितना हो गया, मतलब कि
पीछे साल अर्न किया तो असेसमेंट ईयर में देनदारी कितना हो गया, टैक्स 10,000, चलो तो पेमेंट किया जाएगा। तो वो पेमेंट जो किया जाता है मंथली मैनुअली पेमेंट किया जाता है, एक ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। मैनुअली मतलब क्या, मतलब कि हमारा बैंक में हम लोग तो पहले तो समझा पेमेंट कहाँ करेंगे, तो बैंक में करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में ऑथराइज बैंक जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, आप उसमें जाइए और डिपॉजिट कीजिए। तो समझने वाली बात है कि हम पहला बात याद कर लिए कि इनकम टैक्स जमा करने के लिए हमको किसी न किसी बैंक में जमा करना, ये तो समझ में है। मतलब एक चीज़ और समझ जाइए कि जो भी हम लोग चाहें एक्सरसाइज का टैक्स हो, है एक्सरसाइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, वैट हो, सर्विस टैक्स हो, वो सब बैंक में जमा किया जाता है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, बैंक में कोई भी टैक्स जमा किया जाता है, ये बात हो गया। अब दो तरह से पेमेंट करते हैं, एक मैनुअली, एक ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। मैनुअली पेमेंट करना होगा तो भाई हम कैश देंगे कि जाकर जमा कर दो, या उसको चेक काट देंगे, चेक। अब हम बैंक में जाएंगे, अब बैंक भाई कौन है, इलाहाबाद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर आपको एक चालान मिलेगा और चालान भरना पड़ता है। पैसा जमा करते हैं इनकम टैक्स तो चालान, और चालान का नंबर होता है। माने गवर्नमेंट जो है ना, सरकार जो है ना, चालान के जरिए सरकार के पास टैक्स पहुंचता है। आप ये समझिए, मतलब सरकार का टैक्स देने की विधि है, एक मेथड है। सरकार के पास होता क्या है कि इनकम टैक्स जमा करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि हर बैंक में अपना खाता खोल देती है, और वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चालान नंबर होता है। तो चालान के जरिए सरकार के पास टैक्स पहुंचता है, और सरकार का टैक्स देने की एक विधि है। क्लियर है? तो हम उसमें जाके चालान भरेंगे, 280 280 चालान भरेंगे, और चालान कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट एक मेथड। क्लियर है? दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं हम इनकम टैक्स। आप उस वेबसाइट पर जाइए, उस साइट पर जाइए इनकम टैक्स, और आप वहाँ पर ओपन कीजिए यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालिए। इसके बाद आप उसमें भी आपको चालान मिलेगा, एक बहुत बड़ा फॉर्म मिलेगा, उसमें भरिए आप चालान, और ये चालान नंबर होता है 280। तो आप मैनुअल पेमेंट करें इनकम टैक्स या ऑनलाइन पेमेंट करें, चालान आपको भरना है, वो एक हाथ से करते हैं और एक कंप्यूटराइज करते हैं। तो हम सीखें कि साल भर ऑन किए तो असेसमेंट ईयर में हमको कैलकुलेशन पहले करना पड़ता है, इसके बाद उसको पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट के बाद आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कि आप 2 काम कर लिए, आपका ड्यूटी ख़त्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि आप हमको कैलकुलेशन करके साल भर का इनकम दिखाएं कि इतना इनकम है, आप ये भी दिखाएं कि 10,000 आपका इनकम टैक्स होता है। सही बात है। तो ये सब बात को वेरीफाई करती है कि आप सही हैं गलत हैं। तो उसके लिए तीसरा काम होता है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, माने ITR वर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि आप इनकम टैक्स पेमेंट करने के बाद जब तक आप
ITR नहीं जमा करेंगे तब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी, सत्य नहीं होगा। ठीक है, ये वेरीफाई के लिए करती है कि नहीं भाई आप सही हैं, ठीक दिए हैं, आपको छूट दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ITR। देखिए सरकार कहती है कि ITR में वो सारी डिटेल्स भरिए कि आपने टोटल इनकम निकाली तो कैसे निकाली, मतलब कैसे इनकम टैक्स आपने निकाले कि इतना टोटल इनकम हो गया। ठीक है, टैक्स कैसे निकाले, मतलब कहने का मतलब कि आप कैसे बताएं कि किस किस चीज़ में इनकम आपका हुआ है, क्या चीज़ से आपको इतना इनकम हुआ है, इनकम हुआ तो इतना ही टैक्स कैसे निकाले हैं, वो चीज़ आपको बोलना होता है। अच्छा, आप कौन इनकम जमा कराए हैं तो कहाँ कराए हैं, अगर ये बात सब सही है तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लें कि भाई आप सही हैं। गवर्नमेंट ये जानने के लिए फिलिंग करवाते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाती है। मतलब कि ITR में इनकम टैक्स रिटर्न में एक फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म बहुत तरह के होता है। जैसे ITR 1 जो नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं और उनका इनकम टैक्स जमा करना होगा तो ITR इनकम टैक्स तो पेमेंट कर देते हैं। क्लियर है, करने के बाद ये आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है। तो जो नौकरी करते हैं वो ITR 1 फॉर्म भरते हैं, कहने का मतलब इस तरह ITR 2 होता है, ITR 2A होता है, ITR 3 होता है, ITR 4 होता है। तो ITR 4 बिजनेस से जो इनकम कमाते हैं वो ये भरते हैं। मतलब NGO के लिए अलग है, फॉर्म के लिए अलग है, अलग अलग, मतलब कि जहाँ जहाँ अलग अलग स्रोत है कमाने का, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के वर्क करते हैं, ऑन करते हैं, तो उस तरह का ये रिटर्न फाइल देना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, जब हम ITR फॉर्म भरते हैं तो आप 3 बात याद रखिएगा। एक होता है SSC डिटेल्स। SSC मैंने हम बता चुके हैं पहले ही कि SSC उसे कहते हैं जो टैक्स पेमेंट करता है, माने इनकम टैक्स पेमेंट करता है, जिसके नाम से इनकम टैक्स पेमेंट होता है। तो उसका नाम, उसका फादर्स नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब असेसमेंट ईयर, यहाँ समझने वाली जरूर है। अगर यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं समझा जाए कि मान लीजिए कि 15 से 16 बिजनेस हुआ, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो आ गया 16 से 17, तो 16 से 17 असेसमेंट ईयर हो गया। तो जब हम ITR में फॉर्म भरते हैं तो उसमें असेसमेंट में 16 से 17 भरेंगे, असेसमेंट ईयर भरा जाता है। इससे पता जाएगा कि 15-16 में कमाया हुआ पैसा है। कोई लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर वाला ही डेट डाल देते हैं और सोचते असेसमेंट ईयर है क्योंकि इसी साल में कमाए हैं। नहीं, ये सब होता है VAT, CST, सर्विस टैक्स, ये सब टैक्स जो जमा किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में जमा किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में किया जाता है, यही बार बार मैं बता रहा हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि SSC का डिटेल डालेंगे, डिटेल करेंगे कि टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे होगा, टोटल टैक्स कैसे बना, टोटल माने कहने का मतलब टोटल इनकम कैसे आपका है वो दिखाइए, टोटल इनकम दिखाइए और टोटल टैक्स एबल दिखाइए कैसे कैसे की है।
यही तो बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न में भरना पड़ता है, ये सब तो लिख रहा है। और तीसरा डिटेल बनना पड़ता है इनकम टैक्स पेमेंट। आपने पेमेंट कैसे किया, आपका पैन नंबर क्या है, आपका चालान नंबर क्या है, बैंक कौन है, कहाँ ब्रांच है, पूरा डिटेल भरना पड़ता है, असेसमेंट हो जाता है। तो ये होता है ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। हमको लगता है कि आप ये समझना है, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ईयर, कंप्यूटेशन ईयर या निर्धारण असेसमेंट ईयर को। हमको लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब है इनकम टैक्स पेयर। ये क्या है इनकम टैक्स पेयर, इसको हम समझेंगे। तो एक बात आप समझ जाइए कि इनकम टैक्स वो टैक्स हैं जो इनकम पर लगता है, ये तो बस सही है। यहाँ इनकम को भी डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स कौन पे करेगा, वो पे करेगा जो टैक्स पेबल है, मतलब कि वही इनकम टैक्स पे करता है जो पेबल है, देने योग्य है। क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हैं, हर टैक्स पेयर को मान जो भी टैक्स पे करते हैं को खुद अपना इनकम टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इंडिया में हम अपना टैक्स पे करते हैं दो कैटेगरी से करते हैं। इसको पेन ले लेते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट एसएससी, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। इसका मायने क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो 1956 में रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एसएससी। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी उसे बोलते हैं जो इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, ट्रस्ट, फर्म, एनजीओ, तो ये सब नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होते हैं जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं, मतलब इनको इनकम टैक्स जमा करना है। तो ये दो तरह के होते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि इंडिविजुअल के लिए अलग मेथड होता है, ट्रस्ट को इनकम टैक्स कैलकुलेशन का अलग मेथड होता है, फर्म का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है। तो अलग अलग तरह से इसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है और ये टैक्स पेयर होते हैं। तो ये तो हो गया इनकम टैक्स पेयर के बारे में। अब हम समझेंगे पैन कार्ड। देखिए, इनकम टैक्स जो हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें पैन नंबर चाहिए होता है। पैन नंबर नहीं रहेगा तो आप समझिए कि आपकी कोई पहचान नहीं होगी, क्योंकि इसी से पहचान होता है। तो पैन को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पैन नंबर का काम है पहचान के लिए कि आपने इनकम टैक्स दिए। आपके नाम के तो टैली गुरु जो हैं अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं, तो टैली गुरु के नाम से तो बहुत से लोग होंगे। तो इनके इनकम टैक्स माने पैन कार्ड से इसको मालूम पहचान होगा कि वो ये आदमी है। पहला बात, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। टू ट्रैक ऑल द मॉनेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एंटिटी। कह रहा है कि टैली गुरु कहाँ कहाँ पैसा रखे हैं, किस किस बैंक में पैसा रखे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन पैन कार्ड के थ्रू मिल जाता है। क्योंकि पैन, आप कहीं भी बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपको पैन ओपन करेंगे, मतलब कि खाता खुलाएंगे किसी बैंक में, तो पैन नंबर चाहिए, ठीक है। तो यही कहते हैं ऑल ट्रैक, टू ट्रैक ऑल द मॉनेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एंटिटी। उसके बारे में, उस एंटिटी के बारे में सब पता चल जाता है। ये 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। पैन कार्ड में जो नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का मतलब होता है
वो 10 डिजिट का होता है और सबका अलग अलग होता है, अल्फ़ाबेटिकल होता है। ठीक, इट इज इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये पैन कार्ड कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन कार्ड इज टू ओपन बैंक अकाउंट, सही है। रिसीवेबल टैक्सेबल सैलरी, इसका मतलब क्या? इसको समझना होगा, इसको समझेंगे। पहला तो समझे कि पैन कार्ड से हम अकाउंट बैंक में किसी खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा, रिसीवेबल टैक्सेबल सैलरी का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि वैसा सैलरी, वैसा आप कहीं जॉब करते हैं और आपको इतना मंथली इनकम मिलता है, मान लीजिए आपको 50,000 मिल रहा है, तो आप टैक्सेबल के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको पैन कार्ड रहना जरूरी है, तभी वो सैलरी रिसीव करेंगे, माने रिसीवेबल टैक्सेबल सैलरी। आप कोई भी मकान खरीदते हैं, मकान सेल करते हैं, मतलब परचेज सेल एसेट, मतलब किसी प्रकार का आप एसेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं जो बताएं अभी, उस समय भी पैन की जरूरत पड़ती है। टैक्स डिपॉजिटेड, हम भाई टैक्स डिपॉजिट करते हैं उस समय भी। एंड इनकम टैक्स कंट्रोल बाई पैन, मतलब कह रहे कि इनकम टैक्स कंट्रोल होता है पैन नंबर से ही, कहने का मतलब ये है। तो आप ये समझ रहे होंगे। ओके, तो हम इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? तो आपको एक शॉर्टकट में बात बता देता हूँ कि ये इनकम टैक्स का माई बाप है, मतलब जो भी इनकम टैक्स का पैसा जाता है यहीं पर जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको समझते हैं। CBDT इज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये आय का डिपार्टमेंट है, एक पार्ट है, रेवेन्यू का पार्ट है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है इनकम का। ठीक है। अगला दिया है कि द CBDT प्रोवाइड्स इनपुट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंडिया। मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वही डिसाइड करती है कि क्या रूल नियम रेगुलेशन होगा, ये डिसाइड करती है कैसे ये संचालित होगा। यहाँ पर दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से संचालित करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डायरेक्ट इसके ही ऊपर, जो CBDT, मतलब कि आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो यही, मतलब इसी के पास भेजते हैं, यही इसको एक्सेप्ट करता है, मतलब इसी के नाम से जाता है पैसा, कहने का मतलब है। अब है इनकम टैक्स ऑडिट। ऑडिट इसको समझना जरूरी है। देखिए इनकम टैक्स में ये सब बेसिक बातें हर व्यक्ति को जानना चाहिए, मतलब पढ़ा है तो भी और नहीं पढ़ा है तो भी, क्योंकि कमाता तो सबको यार, और जो ज़्यादा कमाएगा उसको देना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में क्या होता है। देखिए ऑडिट का मतलब समझिए कि अगर टैली गुरु कोई बिजनेस करते हैं तो टैली गुरु अपने बिजनेस का अकाउंट्स का बुक रखते हैं, ठीक है, और इसमें जितना भी लेन देन होता है इसमें रखते हैं और बताते हैं कि हमारा साल में 10 करोड़
इनकम हुआ है, 5 करोड़ इनकम हुआ है, जो भी ये दिखलाते हैं, या बोलते हैं इनको 10 लाख हो रहा है, बोलते हैं कि 2 लाख हुआ है इनकम। ठीक है, तो इस चीज़ को वेरिफिकेशन मतलब ये चार्टर्ड अकाउंट मतलब सीए जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं, उसको चेक करते हैं। मतलब इनकम टैक्स का ऑडिट होता है कि जो इनकम गवर्नमेंट को दिखा रहे हो जमा करने के लिए कि सर मैं बुक देख लीजिए मेरा 2 लाख हुआ है इनकम। देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सरकार हमारी, वो जो टैक्स पे करता है उसको ईमानदार समझती है। कहती है कि आप जो हमको डिटेल दोगे उसको हम मान लेंगे, लेकिन एक बात भी कहती है अगर तुम पकड़ में आ गए, तुमने गलत रिपोर्ट हमको दिखाया तो तुमको दंड भी दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। ठीक है, तुम्हारा सब कमाई बिगड़ जाएगा। तो ऑडिट का मतलब है, तो अब देखिए दुनिया में, इंडिया में, दुनिया छोड़िए, हम इंडिया सरकार टैक्स लेती है और इंडिया की हम बात करते हैं। तो इंडिया में तो बहुत से लोग हैं जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो क्या सभी का ऑडिट होगा, चेक होगा? तो पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति इनकम टैक्स जमा करता है, बहुत से लोग जमा करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है, तो उसी के बारे में कहते हैं इनकम टैक्स ऑडिट। ऑडिट मतलब चेक करना कि आप जो हमको इनकम दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन मैं दूसरा बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत से लोग हैं, सबको वेरीफाई करना, ऑडिट करना नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया देखिए, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू गेट दिस अकाउंट ऑडिटेड। मतलब कि जो भी बिजनेस करता है सबके रिक्वायर्ड है कि अपना अकाउंट एडिट करवाएं, जांच कराएं। ये जांच कौन करता है? सीए करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। लेकिन कब होगा? इफ हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रोस रिसीप्ट इन बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। इसका मायने क्या हुआ कि जिसका साल भर में सेल्स या लेन देन टर्नओवर बिजनेस में 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसी व्यक्ति का ऑडिट किया जाएगा कि 1 करोड़ से आपका इनकम ज़्यादा है, इसको शक है कि 2 करोड़ मत हो, 3 करोड़ मत हो, तो ऑडिट के बारे में है। दूसरा बात, 1 करोड़ का तो एक बात हो गया कि 1 करोड़ से जिसका बिजनेसमैन है और 1 करोड़ से ज़्यादा उसको इनकम होता है तो उसको ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, एकदम मस्ट। आपको बता दें कि जो जॉब करता है, सैलरी पाता है, उसका इनकम टैक्स ऑडिट नहीं किया जाता है। ये करोड़ों की बात है, शाहरुख खान, सलमान खान का होता होगा और रिलायंस का, ये सब ये लोग बड़े बड़े लोग का चेक होता है। ठीक है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर। दूसरा बात, देन ये अकाउंट ऑडिटेड हो, मतलब कि अगर 1 करोड़ से है तो। दूसरा बात, इफ हिज ग्रोस रिसीप्ट इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, तो देन इनकम टैक्स ऑडिटेड। अब देखिए बिजनेसमैन के लिए तो 1 करोड़ है कि 1 करोड़ तक उनका इनकम टैक्स जिसका जाता है, सेल टोटल सेल हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, तो उसका जांच होता है, उसका बुक का जांच होता है, ऑडिट किया जाता है। लेकिन जो लोग प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, खुद हम काम कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन में जो है वो 50 लाख रुपीज़ अगर होता है उनका प्रीवियस ईयर में इनकम,
तो उसको भी चेक करना पड़ता है, कहने का मतलब ये है, तो समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट अब है लास्ट है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट। ये दो चीज़ बात समझिए। अभी तक हमने बताया कि 16 से 17 में जो हम अर्न करेंगे, माने फाइनेंशियल ईयर में जो अर्न करेंगे, वो असाइनमेंट ईयर में जाके टैक्स पेमेंट करेंगे। ये नॉर्मल नियम है, ठीक है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इनकम टैक्स एडवांस में दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब और डिटेल में समझा जाए। पहला बात समझें कि नॉर्मली क्या होता है कि साल भर इनकम किए, अगले साल असेसमेंट ईयर में हम पैसा दे दिए, खेल खत्म। अब देखिए, हम बिजनेस कब करते हैं? 1/4 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 1/4/2017 से बिजनेस स्टार्ट किए, 16 से मान लीजिए, और कब ख़त्म होगा? 31/3 तक, 31/3/2017, मतलब 16 में किए हैं, 17 में होगा। तो मान लीजिए कि हमको इनकम देना है, इनकम टैक्स देना है 15,000, तो हम 15,000 इसी साल पेड कर देंगे, प्रीवियस ईयर में ही, मतलब इतना अर्न किया इसी साल पेमेंट कर दें, तो ये बोलते हैं एडवांस। इसी को अगले साल करेंगे तो असेसमेंट ईयर हो जाता है। लेकिन हम अभी यही बताएं कि हम लोग जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं वो क्या करते हैं? एडवांस टैक्स देते हैं। अब इसमें होता क्या है ये समझना है कि जिसका 10,000 से ज़्यादा लायबिलिटी होता है, मान लिया कि अप्रैल मई जून में ही उसका अंदाज से हो गया, भाई 10,000 इसका लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, मान इनकम टैक्स देने लायक हो गया, तो अब ये इनको वेट नहीं करना है, इसी साल जमा करो, अगले साल को वेट की जरूरत नहीं है। मतलब कि एडवांस जो टैक्स होता है, तो एडवांस टैक्स पेड ऑन एस्टिमेटिंग बेसिस, मतलब अंदाज लगाया जाता है। अंदाज लगाया जाता है कि वो आपका 2 लाख आपको देना पड़ेगा, इससे लगता है कि 2 लाख का हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। तो 2 लाख नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इफ एस्टिमेटेड टैक्स मतलब समझिए, अनुमान लगाता है कि आप इधर मत बढ़िए, इधर ही आपका 10,000 हो जाता है। इफ एस्टिमेटेड टैक्स ड्यू ₹10,000 मोर देन एसएससी शैल बी पे एडवांस टैक्स। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी एसएससी को टैक्स पेयर का प्रीवियस ईयर में, मान फाइनेंशियल ईयर में ही उसका लायबिलिटी बनता हो, एस्टिमेट लगा रहे हैं 10,000 से ज़्यादा, तो उसको उसी साल जमा कर देना होता है। तो उसी साल जमा करते हैं तो उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। मतलब इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, हम पेड करेंगे अगले साल, लेकिन हम इसी साल पेड कर दिए। अभी तो अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, तो देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब क्या, वो रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा बिरला हो गया, या एक्टर एक्ट्रेस जो भी हीरो हीरोइन है, तो वो लोग क्या होता है कि ज़्यादा अर्न करते हैं, तो वो लोग को इनकम टैक्स जो जमा करते हैं एडवांस में जमा करते हैं। मतलब कि इसका बना है कि अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून तक ये एक बार पेमेंट दे दें। मान लो कि हमको लगता है कि 6 लाख देना है, मान लें बस 6 करोड़ रुपये इनको देना है 1 ईयर में, तो 2 लाख इसमें दे दिए,
मतलब कि 15 तारीख को, मतलब कि अप्रैल मई जून, अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है, मार्च में जाए ख़त्म हो गया, तो अप्रैल मई जून, जून के 15 तारीख को 2 लाख दे दिया। इसी तरह अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब सितंबर में 15 तारीख को 2 लाख दे दिया। इसी तरह अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में 15 तारीख दे दिया। इसी प्रकार अब दिसंबर से मार्च, मार्च के 15 तारीख तक, तो एडवांस पेमेंट ही होता है। मतलब कि हम जो अगले साल पेमेंट करेंगे वो तो पेमेंट करेंगे ही, हम अनुमान लगा लेते हैं कि एक ही बार पूरा नहीं देना है। गवर्नमेंट कह रहा है कि आप 10,000 से ज़्यादा एक्सीड हुआ आपको, तो आप एडवांस पेमेंट कीजिए। और इतना ही नहीं होता है, इसमें टीडीएस भी होता है। मतलब क्या है, देखिए, सेल्फ असेसमेंट के बारे में समझिएगा। एडवांस को हम समझ गए, एडवांस को समझ गए कि हम उसी साल हम पेमेंट करते हैं, उसी साल में हम पेमेंट करते हैं, और अगले साल में नहीं जाते, इसी साल में पेमेंट करते हैं, अगले साल में हम अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं। ऐसे सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट समझना होगा। एडवांस टैक्स हम समझ गए, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, एस्टिमेटिंग योर टोटल इनकम, एस्टिमेट बना लेते हैं कि इतना हमको होगा, देते जाते हैं, कुछ बचा रहता है। एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा एडवांस टैक्स में, कि मान लीजिए कि हम ज़्यादा दे दिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिफंड कर देगी वो पैसा, अगर बेसी ले ली है तो, और सूद भी देगी, ब्याज भी देगी, लेकिन वो 0.5% देगी, 0.5% देगी। मतलब ये 0.5% देती है और लेती है 1%, कहने का मतलब है। ये तो क्लियर हो गया कि प्रीवियस एडवांस हो गया, एस्टिमेटेड टोटल। अब आएंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में समझेंगे। ये क्या है, एडवांस टैक्स समझ गए कि हम एडवांस में दे देते हैं उसी साल। अब जब एडवांस में हम पैसा दे दिए तो अगले साल खुद असेसमेंट करेंगे कि हमारा था 6 लाख, तो हमने 3 बार करके 4 बार करके दिए, 6वां महीना में दिए, 9वां महीना दिए, 12वां में, और 7 लाख का हमारा आया लास्ट में टोटल एग्जैक्ट, तो वो असाइनमेंट करते हैं। इसमें टीडीएस भी करता है, टीडीएस का मैं एक अलग क्लास लूँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि असेसमेंट ईयर में फाइनल टैक्स का लायबिलिटी जोड़ा जाता है। आपने जो भी दे दिया टैक्स एडवांस में, उसको घटा के तब आपका टैक्स अगर बनता है कि आपका वो लेना हो तो लिया जाएगा, या लगता है कि बेसी गवर्नमेंट ले लिया तो वो उसको देगी। तो ये सेल्फ असाइनमेंट कहलाता है। और एडवांस टैक्स तो हम समझ गए। एक टीडीएस के बारे में एक बात हम बता देते हैं आपको कि देखिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है, फाइनल टैक्स लायबिलिटीज, मतलब कि टीडीएस एडवांस टैक्स देने के बाद जो हमारा फाइनल होता है लायबिलिटी, देनदारी, ठीक है, तो वही करा कि फाइनल टैक्स लायबिलिटीज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड एंड एडवांस टैक्स पेड शैल बी एसेसिव बिफोर फिलिंग द ITR। इसका मतलब समझ जाइए कि जो हम एडवांस टैक्स दिए हैं, टीडीएस का टैक्स दिए हैं, उसके बाद मान लें कि टीडीएस हम दे दिए 1 लाख, 6 लाख हम दे दिए एडवांस टैक्स, और जो और बचा जोड़ने पर 1 लाख, तो ये 7 लाख हम तो दे दिए, एक टीडीएस के रूप में, एक एडवांस टैक्स के रूप में, और 1 लाख जो बचा फाइनल में,
उसको हम डिपॉजिट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये जो होता है ना, जुलाई तक देना होता है इनकम टैक्स। अब ये टीडीएस क्या है? तो टीडीएस का मैं क्लास कभी लेंगे, ये एक अलग विषय है। ये भी इनकम टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स मतलब टैक्स वसूलने का एक तरीका है, इससे चोरी रुकती है। एक्चुअली देखिए, थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते। मान लीजिएगा टैली गुरु जो है इस कंपनी में, ठीक है, इस कंपनी में इनका प्लांट ठीक किए, तो बोले कि 2 लाख रुपया हम लेंगे आपका प्लांट ठीक करने के लिए। तो ये कंपनी क्या करेगी कि 2 लाख का ये 2000 काट के 1,98,000 देगी हमको। कहने का मतलब तात्पर्य है कि गवर्नमेंट एक अलग टैक्स लगाता है जिसका नाम टीडीएस। ये होता क्या है कि जब हम किसी तरह का पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट पर टैक्स काट के तब उसको पेमेंट किया जाता है। जैसे रूम रेंट आपको 50,000 मिलता है, 5,000 या 2,000 मिलता है, उस पर नहीं, उसका भी लिमिटेशन है कि इतना इतना कमा रहा है भाई, कहीं इनकम पर टैक्स लगता है, तो एक अलग तरह का टैक्स है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक कंपनी इसी तरह बहुत सा टैक्स कटवाई है। तो होता क्या है कि होता ये है कि मान लीजिए कि 9 लाख इसका लायबिलिटी पूरे साल में होता है, 9 लाख, तो 1 लाख टीडीएस में चल गया है और 7 लाख मान लीजिए एडवांस टैक्स दिया और 1 लाख रुपया जो है ड्यूज लायबिलिटी, जो इसी को पेमेंट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और ये टीडीएस का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और आज का इतना ही। आप लोग इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बहुत काम का चीज़ है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो देखिए, टैक्स के बारे में एक बात याद रखिएगा हमेशा कि पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।